आज हम आप लोगों को प्रचित्रण पर आधारित कुछ उदाहरण बताने चल रहे हैं। सबसे पहले आप ये प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करते रहें, जिससे ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। इस पर ध्यान देना आप लोगों को। चलिए देखते हैं प्रचित्रण पर आधारित कुछ उदाहरण। हमने इसलिए पहले से लिख दिया है कि ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने और समझाने में आसानी हो और जल्दी आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, इसलिए हमने पहले से लिख लिया है। देखिए जैसे एक हमने उदाहरण देखिए, प्रचित्रण आपका 4 प्रकार से मुख्यतः होता है। एक एकाएकी, दूसरा एकाएकी उल्टा बहुएक, फिर तीसरा जो है आपका आच्छादक। इसका उल्टा क्या होता है? अंतःक्षेपी होता है। मेनली 2 ही होता है, जैसे एकाएकी या बहुएक, आच्छादक या अंतःक्षेपी। तो चलिए देखते हैं। प्रचित्रण है एफ कहाँ से कहाँ पर है? यन से यन पर। यन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और कैसे दिया है? नियम दिया है कि यक्स का जो एफ ऑफ यक्स है, माने यक्स का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? यक्स का दुगुना होगा। जो यक्स का प्रतिबिंब क्या होगा? यक्स का दुगुना। एफ ऑफ यक्स माने क्या है? यक्स का प्रतिबिंब। यक्स का प्रतिबिंब जो है यक्स का दुगुना होगा। तो हमें जांच करना है कि एफ किस प्रकार का प्रचित्रण है। फिलहाल एग्जाम में ऐसा नहीं है कि एफ किस प्रकार प्रचित्रण है। हमने ऐसा इसलिए बताया कि हम देखिए जांच कर सकते हैं कि ये किस प्रकार प्रचित्रण है। जैसे एग्जाम में दिया रहेगा कि एक दिखाई आच्छादक है और जो है बहु एकाएकी है, बहुएक है, ऐसे दिखाने के लिए आएगा। तो देखिए इसके लिए 2 विध होता है। एक तो परिभाषा के आधार पर, जैसे कि हमने यहाँ बताया है, और दूसरा नियम के आधार पर, मतलब तर्क द्वारा। तो तर्क द्वारा ही लिखा जाता है सामान्यतः। इसके द्वारा कुछ उदाहरण जो है, कुछ प्रश्नों का हल माने परिभाषा के द्वारा ही देना आसान होता है और कुछ का तर्क द्वारा देना आसान होता है। दोनों विधि में जानना चाहिए अच्छा, जिससे हमें हल कर सकें प्रश्नों को। देखिए जैसे हम पहले मान लेते हैं कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। जो यही आपका प्रश्न है उसी में x के स्थान पर x1 कर दीजिए। तो एक बार x1 हो गया, दूसरा x2। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x1 का प्रतिबिंब हुआ एफ ऑफ x1 और x2 का प्रतिबिंब हुआ एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x2 मतलब क्या हुआ? x2 का प्रतिबिंब, और एफ ऑफ x1 का मतलब ये हुआ कि x1 का प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? 2x। हमने बताया ही था कि x का प्रतिबिंब 2x, तो x1 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? 2x1। ऐसे x2 का प्रतिबिंब क्या हो गया? 2x2। तो हमने क्या देखा? x1 बराबर x2। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 2 अवयव के प्रतिबिंब एक ही हैं, तो अवयव भी एक ही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? एक एक ही है। माने अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग हो तो क्या होता है? एक एक ही होता है। तो इस बेस पे ये क्या हो गया? एक एक ही। अगर यही बराबर नहीं हो जाता तो हो जाता है आपका बहुएक। यस, ये सिंपल चीज़ है। और आच्छादक के लिए क्या करना होता है? अंतःक्षेपी आच्छादक के लिए जो आपका फलन है उसी को मान लेते हैं y बराबर। अब जब आपका 2 है तो बस जहाँ माने x बराबर y के रूप में होता है वहीं y बराबर x के रूप में कर देंगे। माने x बराबर क्या हो गया? y बटा 2। तो अब देखिए चेक करिए, जैसे y किसका अवयव है? क्योंकि फलन जो है आपका n से n में है, तो ये जो y है ये इस n का सह प्रांत का अवयव है। तो सह प्रांत का अवयव हमने ले लिया। अब देखिए सह प्रांत के सभी अवयव, जैसे हमने सह प्रांत n माने आप मान लो 3 है। जब 3 ले लेंगे तो यहाँ 3/2 आएगा। तो 3/2 आएगा माने 1.5 क्या है? x है। और यह x किसका अवयव है? इस x n का अवयव है। तो यह x 1.5 इसमें है। 1.5 चूँकि 1.5 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए x n में नहीं है। इसका मतलब अगर हम सभी y माने इसके सभी अवयवों को अगर लें तो जो y/2 का मान आएगा तो सभी मान जो है इस n में नहीं होगा। 2y/2 मतलब x, तो जो x का मान आता है n में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि f क्या हो गया? अंतःक्षेपी। अगर यही हो जाए माने y के सभी मानों के लिए x का मान भी n में हो जाए, इसमें हो जाए, माने y का मान इसके सभी मानों के लिए जो x का मान आता है इसका मान, वह अगर इस x जो माना है वो इसमें हो जाए सभी मान, तो हो जाता है आपका आच्छादक, अदरवाइज आपका अंतःक्षेपी होता है। तो इस प्रकार से जो आपका एक प्रचित्रण है वो क्या क्या है? f आच्छादक है, सॉरी अंतःक्षेपी और एकाएकी भी। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। n मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 सोन ऐसे। तो हमने देखिए सब नहीं दिखाया, केवल 1 2 3 दिखा दिया। इसमें भी प्लस दिखा दिया। जैसे 1 का प्रतिबिंब 2 होगा, 2 का 4 से होगा, 3 का 6 से होगा। 6 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 से होगा। इसके अंदर बाद भी वही अवयव है। अब यहाँ देखिए प्रांत के जो अलग अलग है, देखिए 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का 3 4 है, 3 का 6 है। माने ये नहीं कि 1 और 2 का प्रतिबिंब एक ही से है। तो अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग है। तो इस परिभाषा के आधार पर एक एक प्रचित्रण हो गया, एक एक प्रचित्रण हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्या है? सह प्रांत का जितना भी सभी अवयव जो है प्रांत के प्रतिबिंब नहीं, से 1 छूट गया, 3 छूट गया, 5 छूट गया। जब ये सब किसी प्रतिबिंब नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? अंतःक्षेपी। अगर यही सब छूटता नहीं तो क्या हो जाता है? आच्छादक हो जाता है।
ठीक, तो इस आधार से आप परिभाषा के आधार पर इस लगा सकते हैं। इस प्रकार से यही प्रश्न है, नियम यही है, बस प्रक्षेपण n से n न होकर के r से r पर हो गए। अब r मतलब क्या होता है, जो r से r माने हो गया जितने भी संख्याएं हैं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्या छोड़कर जैसे आपका सम, विषम, भाज, अभाज, पूर्णांक, दशमलव, जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं, जिसको लिख सकते हैं, जिसको प्रदर्शित कर सकते हो, वो सभी संख्याएं आपके वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, वो चाहे ऋणात्मक हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे दशमलव हो, चाहे पूर्णांक हो, किसी भी प्रकार की संख्याएं हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, बशर्ते वो काल्पनिक ना हो, जिसके बारे में आपने 11 में पढ़ चुका है, काल्पनिक संख्या क्या है, सम संख्या में पढ़े हैं। तो इसको भी पहले भी क्या है कि आपने मान लिया 2x इस तरह से मान लिया, जिसको आपने पीछे समझा है एक ही है। अब यहाँ ध्यान से जरा ध्यान समझेंगे, हमने आच्छादक, ये आच्छादक हो जाता है r से r बराबर, क्यों होता है आज समझ जाए। हमने इसको माना, जैसे माने हैं, अब माने इसको निकाले। अब देखिए y का मान r है, क्या है, r है, तो x का मान भी r होगा, क्योंकि जब अब y का मान आप कुछ भी लो, जैसे हमने ले लिया अभी 3 लिए था उस एग्जाम्पल में, तो यहाँ भी 3 लीजिए, 3 का मान जब 3 रखेंगे आगे 3/2, 3/2 मान 1.5, 1.5 भी r में होगा, होगा कि नहीं होगा, 1.5 भी तो r में होगा। दशमलव भले है, हमने भी आपसे क्या बताया, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए चाहे दशमलव में आए, चाहे ऋण में आए, चाहे जैसा भी संख्या है उससे क्या हो गया, वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एक y का मान जो r में है, y के माने r के सह प्रांत के सभी अवयव का संबंध प्रांत के सभी अवयवों से हो रहा है, अतः यह क्या हो गया, आच्छादक है। माने सह प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं होगा जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, इस कारण क्या हो गया, आच्छादक हो गया। और इसी तरह से अगर आप यहाँ टेबल बना लेंगे तो चूंकि टेबल में दर्शाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें असंख्य संख्याएं होती हैं, जैसे 0 और 1 के बीच बहुत संख्याएं हैं, 0 माइनस 1 के बीच बहुत संख्याएं हैं। ऐसे यहाँ भी हमने सिंपल्स बना लिए, तो आप देखिए जैसे -1 के प्रतिनिधि -2 हो गया, 0 0 हो गया, 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, माने अलग 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 हो, इसलिए एक ही है। और आप जरा देख, हमने अभी आपको बताया कि इसमें चाहे जो भी अवयव आप लेंगे वो सबका प्रतिनिधित्व इसमें होगा। जैसे आपने इसमें ले लिया -3 ले लिया, तो -3 किसका होगा, -1.5 का, तो 1.5 भी इसमें होगा। तो आप इसमें जो भी संख्या लेंगे, इसमें जैसे आपने इसमें ले लिया -6, इसमें -3 होगा, तो सबका प्रतिनिधित्व यहाँ होगा, इसलिए क्या हो गया, आच्छादक हो गया। ठीक, इसी क्रम में अगर हम आगे बात करते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर दिया गया है और r से r में है। तो अगर हम यहाँ भी वही नियम लगाएंगे, f ऑफ x1 f ऑफ x2, ये रूल आप याद कर लो, बहुत आसान है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका। देखिए प्रश्न ठीक से देख लीजिए क्या चीज़ है, f ऑफ x और x स्क्वायर है, फलन r से r में। मुख्य देखिए दो बातें दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, एक तो नियम दिया रहेगा और दूसरा फलन किससे किस पर है, माने प्रांत और सहप्रांत। एक प्रांत होता है, दूसरा क्या होता है, सहप्रांत, ये दो चीज़ दिया रहेगा। अब जैसे देखेंगे हम जैसे हमने ले लिए x1 बराबर f ऑफ x2, और इस हिसाब से x1 बराबर f ऑफ x2, क्यों प्लस माइनस आ गया, तो यहाँ देखिए फिक्स नहीं है, दो वैल्यू आ गए, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, माने x1 का रिलेशन प्लस से हो गया माइनस से हो गया, अतः यह एक ही नहीं है, क्या हो गया, बहुएक। जब एक की क्या हो जाएगा, बहुएक हो जाएगा। फिर हमने y ले लिए, तो x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस रूट y हो गया। अब आप जरा देखिए, अगर हम y को मान ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है, अगर हम x का मान ऋणात्मक संख्या ले लेंगे, जैसे y ऋणात्मक संख्या हो गई, तो अंडर रूट y क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। कड़ी के अंदर अगर ऋण संख्या आ गई तो काल्पनिक संख्या हो गई, जो कि तो माने अगर हम y का मान ऋण संख्या ले लेते हैं, तो ऋणात्मक संख्या लेने के बाद जो x का मान आएगा काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब वो जो है x डज नॉट बिलोंग इन R, अतः क्या हो गया, अंतःक्षेपी, हमने दर्द दिया था, बिलोंग नहीं करेगा, अतः क्या हो गया, अंतःक्षेपी। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अगला है कि f ऑफ x बराबर, ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और r से r में बताना एक बहुएक और अंतःक्षेपी। प्रश्न ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ दिया गया है, ठीक ना, या जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में दिया गया था, ऊपर वाले में से दिया गया था, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो हम पीछे चेक करने के लिए आपको बताया था, ताकि कैसे पता करते हैं कौन कौन सा करना है, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसका मतलब क्या है, हमने पहले इसको ये बताया है कि जैसे f ऑफ x इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
इसकी वैल्यू क्या होती है पी। अब पी क्या चीज होता है एक्स होता है, माने एक्स के बराबर होगा या उससे कम मात्रा पूर्णांक, माने पी पूर्णांक होगा। और पूर्णांक कैसा पूर्णांक होगा, वो अगर एक्स पूर्णांक है तो एक्स ही लिखेंगे, लेकिन अगर एक्स पूर्णांक नहीं है तो उससे छोटे माने उसके नजदीक का छोटा से छोटा जो अधिकतम पूर्णांक होगा उसको लिखेंगे। ठीक, जैसे हमने लिख दिया 2.5, 2.5 के से चूंकि 2.5 पूर्णांक नहीं है तो इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा 2 होगा, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। 3 पूर्णांक इसलिए 3 हो गया। -1.5 पूर्णांक नहीं है तो इसके नजदीक का छोटा पूर्णांक क्या होगा -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 इससे बड़ा होगा, इससे छोटा -2 होगा, और यहाँ -2 है तो -2 लिख दिए गए। तो इसका मतलब ये होता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं। हमने लिख दिया f(x1 over f(x2), इसका मतलब ये हो गया। और यहाँ से x1 और x2 क्यों नहीं आया, अब ये सिंपल बात है, जैसे हमने यहाँ 1.2 ले लिए और 1.3, दोनों का प्रतिबिंब तो एक ही होगा, मतलब दोनों प्रतिबिंब एक ही हैं, बट 1.2 = 1.3 नहीं है ना, इसलिए इसी लिखा है। अतः ये क्या हो गया बहु एक हो गया। अगर बराबर रहता तो एक ही हो जाता है। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब चूंकि आप देखिए ये चीज है आपका f(x) बराबर इतना चीज है, इसको हमने x बराबर निकालेंगे तो f इनवर्स y। अब इसके बारे में आगे बताएंगे। क्योंकि इस चीज को हम कैसे शो करते इधर, तो हम शो नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे लिख दिया गया। और ये हुआ y के सामने क्या लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब हम y की वैल्यू r लेंगे, y मीन्स ये चीज, जब ये r का अवयव है, एलिमेंट है, चूंकि हमने r से r में मान चला है ना, r से r मान चला है, तो इसकी वैल्यू y, अगर इसमें हम y को मान लेंगे तो सभी वैल्यू के लिए x का मान r में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो चूंकि जो इसमें वैल्यू आएगी वो मान इमेज इसी में होगा, तो इमेज में केवल इंटीजर ही तो इसका इमेज होगा, और जो इसके इंटीजर नहीं होंगे वो इसके इमेज नहीं होंगे, इसलिए जो है सभी x r में नहीं होंगे, अतः r क्या हो गया अंतःक्षेपी हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखने का तरीका आप जान लो, बहुत आसान है मैपिंग, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके 5 मार्क्स से फिक्स हैं, जो एग्जाम में आते हैं, पक्का है, श्योर है, और बहुत आराम से अगर आप इसमें लिखना जान गए और आप लिखे हैं तो एग्जामर आपको इसमें नंबर बहुत आसानी से दे देता है, काटता नहीं है। माने ये अगर आप थोड़ा बहुत मिस्टेक भी कर देते हैं, ये ना नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इसमें नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टिक मार्किंग करने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि उसमें वीडियो बहुत देर बाद बनाता हूँ, बहुत दिन बाद बनाता हूँ। फिलहाल अब रेगुलर बनाऊँगा चूँकि इसमें फ्री हूँ, और आपको अगले वीडियोज़ में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बढ़िया से खूब बढ़िया आप तैयार करो, एकदम तकनीक बहुत माइनटली हमने बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।